नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 7 बजे के इस बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले बात ओलंपिक की। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरी बार ओलंपिक में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता है। नीरज ने पहले 2 राउंड में ही 87 के ऊपर निशाना साधा, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 7 पदक हो गए हैं। ओलंपिक की अंक तालिका में पहली बार भारत टॉप 50 में आ गया है। नीरज के इस शानदार प्रदर्शन पर देश भर में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित पूरे देश ने नीरज की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही हरियाणा सरकार ने उन्हें 6 करोड़ रुपए इनाम और ग्रेड 1 की नौकरी देने का ऐलान किया है। तो टोक्यो में इतिहास रचा गया, शानदार प्रदर्शन किया गया, जबरदस्त ऊर्जा और धैर्य का परिचय दिया। गोल्ड जीतने के लिए नीरज को बधाई। नीरज की जीत ऐतिहासिक है। ओलंपिक में ही ट्रैक एंड फील्ड का भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। आपकी इस उपलब्धि पर हमें नाज है, देश को नाज है। तो भारत का प्रदर्शन किस तरह रहा ओलंपिक में? 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक मिले हैं। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार ये इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कुल मिलाकर जो हमारा कंटिंजेंट गया था उसमें खिलाड़ियों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जी बहुत खुशी हो रही है। अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है। जी इतिहास बनाया नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड है देश को। जी हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। करेंगे अपने भाई को दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई लोगों ने बधाई दी है नीरज को। नीरज पर देश को नाज है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 7 मेडल हो गए हैं और अंक तालिका में पहली बार टॉप 50 में भारत है। तो बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। नीरज ने जहां आज इतिहास रचा, गोल्ड मेडल दिलाया एकल स्पर्धा में, तो वहीं फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोक्यो खेल में भारत का ये 7वां पदक है। इससे पहले कुश्ती में बजरंग पूनिया ने कांस्य दिलाया। पहलवान रवि दाहिया और भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक दिलाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक दिलाया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक दिलाया। इस तरह 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। और इसके साथ ही भारत ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। और एथलीट्स की बात करें तो काफ़ी लंबा समय लगा।
बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। तो नीरज को गोल्ड, पूनिया को ब्रॉन्ज, एक ही दिन में 2 मेडल। देश में खुशी की आज ये 2 बड़ी ये कह सकते हैं उपलब्धि है, जिस पर देश को खुशी है, नाज है और लगातार हर एक एथलीट की तरफ से बधाइयां आ रही हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बधाई दी है। तो घर के बाहर भी और जब ये मैच चल रहा था तब भी लोगों के अंदर उत्साह था। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब नीरज चोपड़ा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। परिवार को भी खुशी है और इधर हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए देने और ग्रेड 1 की नौकरी देने की बात कही है। तो हरियाणा के पानीपत में उनके घर के बाहर भी जोरदार जश्न था। और मध्य प्रदेश में 45 जिलों में आज अन्न उत्सव मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होकर जहां प्रदेश में आई बाढ़ को लेकर अफसोस जताया, वहीं कामकाज को लेकर सीएम शिवराज की यहां जमकर तारीफ की। बाढ़ आपदा के चलते ग्वालियर चंबल इलाके में अन्न उत्सव नहीं मनाया गया। प्रधानमंत्री और गरीब कल्याण योजना के तहत आज मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर अन्न उत्सव मनाया गया। 25,000 से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानों के जरिए प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को सरकारी राशन बांटा गया। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं हर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री के भाषण का प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में बाढ़ आपदा को लेकर दुख जताया। साथ ही कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने शिवराज सरकार की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार से विकास का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संवार करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया, तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। इस दौरान पीएम मोदी ने सतना के दीप कुमार कोरी, निवाड़ी के चंद्रबदन विश्वकर्मा, माया धुर्वे और बुरहानपुर के राजेंद्र शर्मा से संवाद भी किया। कार्यक्रम को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संकट काल में सरकार के मुफ्त अनाज देने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके तहत नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके लिए 32,204 करोड़ की राशि दी गई है। ये राशन प्रदेश के 4 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को 25,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों से मुफ्त मिलेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गरीब की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये निःशुल्क राशन जिसका वितरण अप्रैल माह में प्रारंभ हो गया था, नवंबर तक जारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा सस्ता राशन वो अलग से मिल ही रहा है, उसकी व्यवस्था की।
अन्न उत्सव में 5 राज्यों के खाद्य मंत्री भी अलग अलग जिलों में वर्चुअली शामिल हुए। आपको बता दें कि बाढ़ आपदा के चलते इससे प्रभावित 7 जिलों भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में अन्न उत्सव नहीं मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन की शोक सभा में शामिल हुए। परिजनों से मिलकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया है। सीएम ने कहा है कि पार्टी ने एक मार्गदर्शक खोया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उज्जैन संभाग में मजबूत करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूलाल जैन ने सामान्य वर्ग के हित में सराहनीय काम किया। सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी चिंतक थे। प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। इधर भोपाल बाढ़ के हालात की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि भोपाल में बाढ़ के हालातों और राहत कार्यों को लेकर एक बैठक की गई। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। 11 विभागों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। बैठक ली गई है। बिजली व्यवस्था सुधारने और सुचारू सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगाने के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। पीड़ितों की हर संभव मदद और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सुधीर रंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, लगातार बाढ़ पीड़ित और राहत शिविर को लेकर मुख्यमंत्री का फोकस है, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां मंत्रियों के साथ बैठक की और एक टास्क फोर्स बनाई है। लगातार उससे अपडेट लेते रहेंगे। सुधीर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाम को 5 बजे मंत्रालय में टास्क फोर्स की बैठक बुलाई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। खासकर बात करें जिन जिलों में बाढ़ आई थी, उसके बाद में बाढ़ का पानी उतरने के बाद में जो मलबा और कीचड़ जो जमा हुई है उसको साफ कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इन स्थानों पर दवाइयों का छिड़काव किया जाए, जिससे कि महामारी फैलने की संभावना जो है वो खत्म की जा सके। राहत और बचाव के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। क्षेत्र में राहत और बचाव जहां पर बाढ़ आई है वहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही साथ नुकसान का आकलन भी किया गया है। बिजली के खंभे, बिजली विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बिजली के पोल की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करें, इनको सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति के रूप में नुकसान हुआ। इसके अलावा सड़कें और पुल पुलिया जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी सर्वे कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। एक और बड़ी बात जो आज टास्क फोर्स की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी, बमोरी जिले के जो लोग लगभग 150 लोग थे जो बाढ़ में फंसे हुए थे, उनको एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया है। और उन सभी लोगों को जो राजस्थान का छाबड़ा जो गांव है वहां पर इन लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। लिहाजा राजस्थान सरकार और प्रशासन से बात करने के बाद में उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर इन लोगों की कुशलक्षेम जानी और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग विभाग जो बनाए गए हैं, वो अपने संबंधित विभाग से जितनी भी मदद बाढ़ पीड़ितों के लिए कर सकते हो वो मदद करें। और साथ ही साथ बाढ़ के बाद में लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए उस नुकसान का आकलन भी अपने विभाग के द्वारा कराएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। सिंध और चंबल का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। चंबल नदी खतरे के निशान से खिसक रही है, फिर भी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर ही बह रही है। दूसरी तरफ शिवपुरी अब जलपुरी में बदल चुका है। यहां से गुजरने वाली सिंध और कूनो नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। इधर ग्वालियर के कई इलाकों में बारिश के कहर की तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं गुना की बमोरी विधानसभा के सूड़ा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से बात की और उनका हालचाल जाना, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का भरोसा दिया था। मुरैना में चंबल और कुंवारी नदी में आई बाढ़ से लगभग 120 गांव प्रभावित हुए हैं। 30 गांव के लोग खुले आसमान के नीचे या झोपड़ी के सहारे रहने को मजबूर हैं।
मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ को लेकर IBC 24 से खास बातचीत की है। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि आज भी शिवपुरी में भयानक स्थिति है। उन्होंने कहा कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान फोन पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। शिवपुरी में अभी भी पानी नीचे नहीं उतरा है, इसलिए खतरा बना हुआ है। शिवपुरी में इस आपदा की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। शिवपुरी, श्योपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। खुद यशोधरा राजे सिंधिया जी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थी। मैडम, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फिर बारिश हो रही है, फिर माहौल बन रहा है उधर। ये सब डिपेंड करेगा मौसम पे। हमारी बहुत ही भयानक स्थिति है अभी वहाँ पर। ये सब चीजें अगर इच्छा है और इच्छा शक्ति है तो हम इस चुनौती का भी सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर पल पल पे फोन करके पूरा जायजा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब स्टेट के मुखिया ही इतनी चिंतित रहे हैं तो मदद हमारी तो बहुत अच्छे से हो रही है। पर पानी नहीं जा रहा है नीचे। जब पानी जाएगा नीचे तभी हम ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। फिर भी ये चुनौतियां का सामना करते हुए कल ही तहसीलदार, पटवारी, RI सबको, नायब तहसीलदारों को सबको बुलाकर मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के हालातों को लेकर यशोधरा राजे सिंधिया जी ने कहा है कि लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही है और हर किसी को जो जिसका नुकसान हुआ है सरकार उनके साथ खड़ी है। मुआवजा देने के लिए भी हर कोशिश की जाएगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी जोरदार तैयारी की है। कल नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल के साथ सत्र की रणनीति को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक VC शर्मा ने बताया कि इस बार सत्र में न सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर कांग्रेस हल्ला बोलेगी, बल्कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर को लेकर भी कांग्रेस दमदारी से सत्ता पक्ष को घेरेगी। दूसरा, महंगाई, बिजली के बिल और पेगासस का जो जासूसी है, ये सब मामले रहेंगे जिसको विधानसभा में जो विधायक दल में मैं समझता हूँ डिस्कस होंगे और इन मुद्दों को विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में उठाएगी। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की तरह मध्य प्रदेश में होने वाले 4 उपचुनाव में चेहरे भी फिर से शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ही होंगे। हालांकि लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों पर जीत हार से सत्ता की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले साल शिवराज ने जब चौथी बार सत्ता संभाली थी तब कोरोना प्रदेश में दस्तक दे चुका था। वो पहली लहर से प्रदेश को उबारने में कामयाब हो पाते। इससे पहले ही दूसरी लहर ने भी असर दिखा दिया। इसके बाद भी कोरोना संक्रमितों के लिए इलाज, दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था के अलावा शिवराज सरकार ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया। वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए कमलनाथ के 15 महीने के शासन को उपलब्धि भरा बताकर OBC वर्ग और आरक्षण और किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाने की तैयारी की है। उपचुनाव के परिणाम का असर स्थानीय निकायों के चुनाव पर भी पड़ेगा। शिवराज जी की सरकार पर, मध्य प्रदेश की सरकार पर इस प्रदेश के गरीब, दुखिया, पीड़ित, शोषित, किसान, मजदूर, युवा, महिला सभी का विश्वास है और हम उसी विश्वास के साथ फिर से आगे आने वाले जो भी उपचुनाव होंगे उसमें जाएंगे। चुनाव में तो चेहरे वही रहते हैं, सवाल नए रहते हैं। इस बार सवाल नए हैं। पिछला जब चुनाव था तो बिकाऊ बनाम टिकाऊ, गद्दारी, ये मुद्दे थे। आज मुद्दे हैं कि इस प्रदेश में 3,28,000 लोगों की 5 महीने में मौतें हुई हैं। ये नए मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का चेहरा कमलनाथ जी हैं कांग्रेस पार्टी का चेहरा। बैतूल में प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के कार्यक्रम में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब चयनित शिक्षक महिला उनके पैरों में गिरकर नियुक्ति देने के लिए फूट फूट कर रो पड़ी। बैतूल बाजार में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में तस्वीर देखने को मिली। हितग्राहियों को अन्न की थैलियां बांटकर मंत्री इंदर सिंह परमार जैसे ही वापसी कर निकले, चयनित शिक्षिका शारदा जावलकर मंत्री के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। 15 अगस्त तक नियुक्ति देने की मांग की। इस दौरान किसी तरह मंत्री के सुरक्षाकर्मियों और भाजपा जिलाध्यक्ष ने महिला शिक्षिका को समझा बुझाकर अलग किया। चयनित शिक्षिका शारदा और कंचन पवार के मुताबिक वेरिफिकेशन के बाद वो 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं।
राजधानी भोपाल में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसकी मानगी एक बार फिर देखने को मिली है। मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने करीब 100 मीटर दूर भीमनगर इलाके में शुक्रवार रात हथियारबंद बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। बदमाश घरों के सामने खड़े वाहनों में आधे घंटे तक तोड़फोड़ करते रहे। जब एक दंपत्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली दंपत्ति को नहीं लगी। इसके बाद बदमाशों ने कॉलोनी के अंदर जाकर हवा में फिर से 2 फायर कर दहशत फैला दी। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंत्रालय के सामने होने के बाद भी पुलिस को घटना की जानकारी नहीं लगी। वहीं इस मामले में अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों पर हवाई फायरिंग की, गाड़ियों में तोड़फोड़ और हत्या की कोशिश की। इसमें जो फरियादी है उनके साथ में एक लड़का और था इब्राहिम नाम का, जिसका ये कहना है कि सामने वालों ने उसके ऊपर फायरिंग का प्रयास भी किया, जिसमें वो असफल रहे। उसमें हम लोगों को एक खोखा भी मिला हुआ है। इसमें हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है, बाकी हम पुष्टि कर रहे हैं। इसमें बाकी जो आसपास के लोग हैं उन्हीं से हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।